नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल ठीकरिया मनोहर थाना से। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान शुरू कर रहे हैं। उसमें पहला अध्याय है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का पहला चैप्टर। तो देखिए, हम बहुत सारे कई तरह के काम करते हैं, तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? बिल्कुल सही, ये हमें ऊर्जा मिलती है भोजन से। तो आज हम इस पाठ में, इस लेसन में भोजन के विभिन्न तत्व, उनसे होने वाली कमियों से रोग और उनका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं संतुलित और असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या है? असंतुलित भोजन क्या है? संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें सभी प्रकार के तत्व मौजूद रहते हैं। इसके बाद में आता है असंतुलित भोजन। तो ऐसा भोजन जिसमें किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी भोजन में पाई जाती है, उसे हम असंतुलित भोजन कहते हैं। पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, जल इत्यादि। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण, यानी विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें एक नीचे टेबल बना रखी है, उस टेबल में हम देखते हैं कि विटामिन्स का नाम क्या है, उसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है और उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। फिर है विटामिन बी, जिसका नाम है थायमिन, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। फिर है विटामिन B2, इसका नाम है राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से होता है राइबोफ्लेविनोसिस रोग। फिर है विटामिन B3, इसका नाम है नियासिन, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। इसके बाद में आता है एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे विटामिन सी बोलते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और अंतिम है विटामिन डी, जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। इसके लक्षण भी दे रखे हैं इनके। विटामिन ए की कमी से जो रोग है उसमें प्रकाश या रात में नहीं दिखाई देता। विटामिन B1 बेरी में हृदय धड़कन कम हो जाती है, पेशियाँ कमज़ोर हो जाती है। विटामिन B2 कमी से मुंह के किनारे होंठ की त्वचा फट जाती है। विटामिन B3 कमी से जीभ और त्वचा पर पपड़ी आ जाती है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना आदि कमियाँ। और विटामिन डी हड्डियों से संबंधित है, इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, घुटने पास आ जाते हैं। तो ये था हमारा विटामिन की कमी से होने वाले रोग। अगला हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोग। प्रोटीन कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें है 2 रोग हैं हमारी सिलेबस में। पहला है क्वाशियोरकोर रोग और दूसरा है मेरेस्मस रोग। ये जो क्वाशियोरकोर रोग है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। और इस रोग में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो इस रोग के जो लक्षण हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, इसमें बच्चे का जो है पेट फूल जाता है, बच्चे का पेट फूल जाता है और उसे भूख कम लगती है, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली पड़ जाती है, शुष्क काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है तो शरीर सूख कर दुर्बल भी हो जाता है, आंखें कांतिहीन हो जाती है, अंदर धंस जाती है। तो इस रोग को अपन मेरेस्मस रोग कहते हैं। तो इसमें 2 रोग पढ़े अपन ने, एक तो क्वाशियोरकोर रोग और दूसरा मेरेस्मस रोग। तो 2 रोग हैं, 2 रोगों के बारे में हमने इसमें जानकारी प्राप्त की है। आगे हम पढ़ेंगे खनिज कुपोषण के बारे में। खनिज कुपोषण हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के खनिज लवण मिनरल्स होते हैं। ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। जैसे आयरन है, ये हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। ऐसे ही कैल्शियम है, ये हड्डियों को मजबूत करता है। आयोडीन है, इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। देखो, आयोडीन है, आयोडीन की कमी हो जाती है शरीर में, तो इससे गलगंड या घेंगा रोग
होता है, ये आयोडीन कमी से होता है। और ये जो आयोडीन है ये थायराइड ग्रंथि में मिलता है अपने को। तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा या गलगंड रोग। तो इस तरह से हमारी टेबल है, इसको हम देख सकते हैं कि कौन से खनिज लवण का कौन सा कितने स्रोत हो सकते हैं और इनके क्या कार्य हैं। इसके बाद में है मानव स्वास्थ्य। पीने योग्य पानी के क्या गुण होने चाहिए और दूषित पानी के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो देखो पीने योग्य पानी जो सबसे शुद्ध पानी माना जाता है तो बरसात का पानी माना जाता है। उसके बाद जो बहती हुई नदी है उसका जल है, भूमिगत जल है। और समुद्र, तालाब, नदी, नाले, पोखर, ये सारे पानी के स्रोत हैं। तो देखो अपने को इसमें पढ़ना है पीने योग्य पानी के क्या गुण होने चाहिए। तो पीने योग्य पानी के क्या गुण होने चाहिए इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, जल में आँखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं हो, हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होना चाहिए, पीएच संतुलित हो, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए। ये इस तरह की कई चीज़ें हैं जो शुद्ध जल में होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें इसमें नहीं है तो शुद्ध जल नहीं है। तो पीने योग्य पानी में अगर इनकी चीज़ की कमी हो जाती है तो वो पानी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अब देखो कितना पानी पीना चाहिए। अगर अपन ज़्यादा परिश्रम करते हैं तो हमको ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। कम तो नॉर्मल इंसान के लिए प्रत्येक दिन कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना ज़रूरी है। ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि पानी होता है वो हमारे शरीर में सभी उपापचयी क्रियाओं के लिए ज़रूरी है। पानी भोजन का पाचन करने में सहायता करता है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। पानी का ऑक्सीकरण होता है तो इससे ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में काम आती है। तो इस प्रकार से पर्याप्त पानी पीने वाले को सर्दी जुकाम जैसे रोग भी नहीं घेरते हैं। देखो सर्दी जुकाम जैसे रोग भी नहीं घेरते हैं। तो पर्याप्त पानी पीना हमको बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद में आता है दूषित जल के दुष्प्रभाव। अगर हम दूषित जल पीते हैं तो क्या होता है? दूषित जल पीने से बहुत प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में लग सकती है। तो देखो कौन कौन सी बीमारियां हैं इनमें। देखो विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि की वजह से कई रोग हो जाते हैं, जिनकी वजह से हैजा, पेचिस ऐसी जैसी बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती है। इसी प्रकार से गंदे पानी पीने से इसमें कई प्रकार के वायरल संक्रमण हो जाते हैं, जिनसे हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा और टाइफाइड, पीलिया इस तरह की बीमारियां भी हमारे हो जाती है। बाला या नारू रोग एक सामान्य राजस्थान में गंभीर समस्या थी और ये इसका रोग कारक है ड्रैकनकुलस मैंडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मैंडिनेंसिस परीक्षा में भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि नारू रोग, बाला या नारू रोग किस वजह से होता है। इसके कारण है ड्रैकनकुलस मैंडिनेंसिस। तो ये गंदे पानी से होता है। इसमें मादा कृमि है जो मनुष्य के शरीर में पानी के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं और फिर ये शरीर में ये बीमारी फैला देते हैं। तो अब ये बीमारी का उन्मूलन हो चुका है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अगर गंदा पानी है तो उसे उबाल कर और ठंडा करके उसको पीना चाहिए। नदी, नाला, तालाब वगैरह में अपने को नहाना नहीं चाहिए और वहाँ गंदगी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ जल है तो स्वस्थ कल है। मोटापा, देखो मोटापा क्या होता है? मोटापा क्या है? अपना जो असंतुलित डाइट ले लेते हैं, किसी चीज़ की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है पोषक तत्व की, तो हमारे शरीर में मोटापा बढ़ जाता है। मोटापे से कई तरह की बीमारियां हो जाती है, जैसे इसमें प्रमुख है हृदय रोग, मधुमेह, निद्राकालीन, इस प्रकार की कई तरह की बीमारियां होती है जो मोटाई के कारण होती हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमें संतुलित भोजन ही करना चाहिए। अब इसमें अपन पढ़ेंगे आगे, इम्पोर्टेंट है रक्तचाप। तो देखो रक्तचाप रक्त वाहिनियों में बहते वक्त वाहिनी की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। तो रक्त वाहिनियों में जो रक्त बहता है वो रक्त वाहिनी की दीवारों पे जो दबाव डालता है उस दबाव को, उस दाब को ही हम ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कहते हैं। तो देखो रक्तचाप को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमारे पानी की नलची होती है और उसमें अगर पानी प्रेशर से आता है तो नलची की दीवारें फूल जाती है, तो उस पर एक दबाव डालता है। तो दबाव कौन डालता है? पानी। इसी तरह हमारे जो रक्त वाहिनियाँ है वो भी एक नली की तरह ही है, और उसमें जब ब्लड बहता है, रक्त बहता है, तो उन दीवारों पे प्रेशर डालता है, दबाव डालता है। तो उस दबाव को ही हम रक्तचाप
कहते हैं। धमनियाँ वह नलिकाएँ हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाती है। देखो दो प्रकार की वाहिनियाँ होती है, रक्तवाहिनियाँ, एक होती है धमनी और एक होती है शिराएँ। तो धमनियाँ वह नलिकाएँ जो हृदय से रक्त को शरीर के सभी अंगों तक ले जाती है और किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखो रक्तचाप को सिस्टोलिक डायस्टोलिक मतलब इसमें किसी सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है वो होता है 120/80। इसमें 120 है सिस्टोलिक और नीचे है, ऊपर है सिस्टोलिक और नीचे है डायस्टोलिक। तो 120/80 ये किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप, सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप होता है और उम्र के साथ ये रक्तचाप बढ़ता रहता है। ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है जिसकी बीपी हाई होता है तो उसमें ये मान बढ़ जाता है। तो डायस्टिक अर्थात रक्तचाप नीचे वाली धमनियों में जो उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। तो एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पारा के 90 और 120 मीटर के बीच में तथा डायस्टिक रक्तचाप 60 से 80 के बीच में होता है। रक्तचाप को मापने वाले, देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं, रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वह रक्तचाप मापी स्पाइग्नोमैनोमीटर, ये रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम है। अब देखो इसमें अगली चीज़ है निम्न रक्तचाप यानी लो बीपी। जैसे अपन ने सुना है कि किसी का बीपी लो हो गया, तो लो बीपी क्या होता है? तो वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होता है यानी ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है, तो उस समय हमारा जो बीपी है वो कम हो जाता है। और उच्च रक्तचाप धमनियों में दाब अधिक, जब हमारे धमनियों और शिराओं में रक्त का दाब अधिक हो जाता है तो उस समय हमारे उच्च रक्तचाप की स्थिति हो जाती है। यह चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम, तो उच्च रक्तचाप के बारे में अपन ने बताया। रक्तचाप बीपी की बीमारी से बचने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, खूब लगातार 30 मिनट तक पैदल चलना चाहिए, योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। इससे हम कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा नशीले पदार्थों का हमारे जीवन में आजकल बहुत उपयोग हो रहा है। ये एक जहर की तरह हमारे जीवन में घुलता जा रहा है। तो नशीले पदार्थ क्या हैं, इनसे क्या हानि हो सकती है, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें है गुटखा। देखो गुटखे कई तरह के चल रहे हैं आजकल, लोग बाग कई तरह के गुटखे खाते हैं। तो इसमें कई तरह की सुपारियाँ और कई तरह के हानिकारक पदार्थ आते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। ज़्यादा गुटखा खाने से हमारे जबड़े कठोर हो जाते हैं, पूरा जबड़ा ठीक से खुल नहीं पाता। इस रोग को हम कहते हैं सबम्यूकरस फाइब्रोसिस रोग। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ज़्यादा गुटखा तंबाकू खाने से जो रोग होता है उसको बोलते हैं सबम्यूकरस फाइब्रोसिस रोग। इसके बाद है तंबाकू का पादप का नाम है निकोटियाना टोबैकम। इसमें कई प्रकार के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं जिसमें प्रमुख है निकोटिन पदार्थ पाया जाता है तंबाकू में। ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक रहता है। तंबाकू से बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार, इस तरह की चीज़ें हैं जो तंबाकू के सेवन में काम ली जाती है। तो तंबाकू से देखो बहुत सारी हानियाँ हैं। इसके निरंतर संपर्क में आने से मुंह, जीभ, गले, फेफड़े आदि के कैंसर की संभावना रहती है। तंबाकू में उपस्थित निकोटिन ग्रंथियों जो धमनियाँ हैं उसकी दीवारें मोटी हो जाती है। गर्भवती महिला अगर तंबाकू का सेवन करती है तो उसके बच्चे को उससे नुकसान है। सिगरेट के धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड और कई तरह की चीज़ें पाई जाती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। इसके बाद में अपने आता है मदिरा का सेवन यानी अल्कोहल। इसमें जो मदिरा होता है उसमें एथिल अल्कोहल पाया जाता है। इसका सूत्र होता है C2H5OH। तो सभी प्रकार के जो शराब, मदिरा, दारू है उसमें एथिल अल्कोहल पाया जाता है। कई बार हम विषैली शराब भी के बारे में भी सुनते हैं कि विषैली शराब पीने से मृत्यु हो गई, तो उसमें विषैली शराब में मैथिल अल्कोहल मिला होता है। तो जो मदिरा है इसके सेवन से भी शरीर में बहुत दुष्प्रभाव पड़ते हैं। ये जो ज़्यादा मदिरा पान करने से रक्तचाप बढ़ता है, शरीर का सामंजस्य नहीं होता, व्यक्ति ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा भी पहुंचती है। इसके बाद में अगला आता है अफीम जो है उसका वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम।
सोमनिफेरम। परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पेपेवर सोमनिफेरम। इसमें कई प्रकार के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जैसे मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरम, पेपेवरिन आदि। ये सब इसमें नशे के लिए होते हैं। इसकी खेती की जाती है। शांति और आनंद अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम या नशीले पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, पर इसका भी ज़्यादा उपयोग शरीर में नुकसान पहुंचाता था। तो औषधि से ज़्यादा इसका नशे के लिए लोग बाग यूज करने लग गए हैं। अन्य नशीले पदार्थ में कोकीन, भांग, चरस, गांजा और कई तरह के आजकल जो नशीले पदार्थ चल रहे हैं। दवाओं का दुरुपयोग, कई चीज़ें दवाओं के रूप में अपन उपयोग लेते हैं, लेकिन उसका हम नशे के रूप में उपयोग करने लगे, जैसे मार्फिन है, ब्यूटोप्रोफिन है, प्रोफिसिटिन है, नाइट्राजियम, डाइजियम आदि सही प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका नशे के रूप में उपयोग करने लग गए हैं। कई राज्यों में इन पे प्रतिबंध भी लगा दिया, कई देशों में इन पे नशीले कई पदार्थों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। इसके बाद में अगल का पढ़ेंगे हम खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्परिणाम। देखो आजकल खाद्य पदार्थों में बहुत मिलावटें मिल रही हैं, कुछ भी शुद्ध नहीं है, हर चीज़ में मिलावट है। आजकल नकली दूध, घी, तेल, चाय पत्ती, मसाले सब नकली मिल रहे हैं। 30-40% से लेकर 70-80-90 कई % का भी पूरी मिलावट भी मिल जाती है, और लोग इतनी आसानी से इसमें अपने आंखों में धूल झोंक देते हैं। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, कोल्ड ड्रिंक्स के तत्वों में कोई मानक निर्धारित नहीं है, इसलिए शीतल पेय में मिलाए जाने वाले पदार्थों की मात्रा कितनी होती है इसको सरकार को भी इसके बारे में पता नहीं है। तो कोल्ड ड्रिंक में पाए जाने वाली लीडेंट, डीडीटी, मेथिलीन, क्लोरोरोकॉस कैंसर, स्नायु प्रजनन संबंधी बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। कोल्ड ड्रिंक के निर्माण के समय इसमें कई चीज़ें मिलती है, तो इसमें इसका कोई मानक नहीं है। ज़्यादा पी लेते हैं तो इससे खट्टी डकार, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन और तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक देखो कोल्ड ड्रिंक्स में शीशा मिलाया जाता है, तो शीशे की मात्रा होनी चाहिए कोल्ड ड्रिंक में 0.4 ppS, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स में इसको भी कोई मानक निर्धारित नहीं है, इसकी मात्रा ज़्यादा मिला देते हैं, जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर और मांसपेशियों के लिए घातक है। इससे संबंधित बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है। आजकल दूध को स्वास्थ्यवर्धक मानते हैं, लेकिन दूध भी मिलावटी आ गया है, दूध में भी मिलावटी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की जांच से चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया था कि राज्य के 25% लोग घटिया, मिलावटी और हानिकारक दूध पी रहे हैं। तो आजकल दोस्तों देखो कोई भी चीज़ सुरक्षित नहीं है, हर चीज़ में मिलावट है। देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट कर देते हैं, मिर्ची पाउडर में ईंट का चूरा मिला देते हैं, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग लगा देते हैं, हल्दी में लेड क्रोमेट मिला देते हैं, पीली मिट्टी, धनिया और मिर्च में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट है। तो ये मिलावट जो होती है, और इस मिलावट का हमारे शरीर के स्वास्थ्य पे सीधा फर्क पड़ता है। चना अरहर की दाल में कंसारी दाल, बेसन में मक्के का आटा, दाल व चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश, मिठाइयों में ऐसे रंग प्रयोग करते हैं जो जिससे कैंसर हो सकता है। तो इन चीज़ों का, हमको मिलावटी चीज़ों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। इसके बाद में देखो आगे हम बताएं, जो दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ भी मिलावट से अछूती नहीं है, दवाइयों में मिलावटें हैं, दवाई में भी 100% शुद्धता नहीं है, इसलिए सही इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। यानी दवाई जो हमारा इलाज करती है उनमें खुद में मिलावट है, तो सोचो किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर मिलावट के इस महारोग से निपटने के लिए क्या है, क्या प्रावधान है। कानून तो कई बनाए गए हैं, लेकिन कानूनों का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। 1954 का कानून था खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, लेकिन इसका कोई सख्ती से पालन नहीं है। तो इसके लिए हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा और सरकार को भी सख्ती से इसका पालन करवाना पड़ेगा, तभी हम इस प्रकार की मिलावट और रोगों से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये पाठ अपना पूरा हुआ। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पाठ 10 कक्षा 10 अध्याय 1 भोजन मानव स्वास्थ्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। तो पहला है संतुलित और असंतुलित भोजन। कुछ परिभाषाएं, एक शब्द की परिभाषा, एक लाइन के प्रश्न हमारे बोर्ड की परीक्षा में आते हैं। उस दृष्टि से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का समायोजन किया है। पहला है संतुलित भोजन, वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हैं उसे संतुलित भोजन कहते हैं। असंतुलित भोजन जिसमें किसी पोषक तत्व की कमी हो, किसी भी एक पोषक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो, तो असंतुलित भोजन है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, वो है रतौंधी रोग। विटामिन B1 थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है,
राइबोफ्लेविनोसिस रोग। विटामिन B3 नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो है पेलेग्रा रोग। विटामिन C, इसका नाम है एस्कॉर्बिकम, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? वो है स्कर्वी। विटामिन D कैल्सीफेरल की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। प्रोटीन की कमी से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहला है क्वाशियोरकोर और दूसरा है मैरेस्मस। ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। इसके बाद में रक्तचाप क्या है? रुधिर वाहिनियों में बहने वाले रक्त के द्वारा वाहिनियों पर डाला गया दाब रक्तदाब कहलाता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम रक्तचाप मापी या स्पिग्नोमेनोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तंबाकू में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है? वो है निकोटिन। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोर्ड की परीक्षा में आया क्वेश्चन है, पेपेवर सोमनीफेरम। अफीम में कौन से एल्कलॉइड पाए जाते हैं? पेपेवरिन, कोडीन, निकोटिन, मार्फिन इत्यादि। सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, 120/80, डायस्टोल बटे सिस्टोल। कोल्ड ड्रिंक्स में शीशा कितनी मात्रा में होता है? यह है 0.4 ppS। नारू रोग किससे होता है? नारू रोग का कारण है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। इसके बाद है गलगन रोग यानी घेंगा रोग किससे होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद में कुछ गृह कार्य के प्रश्न हैं जो आप कर सकते हैं। पहला है तंबाकू सेवन से होने वाली हानियाँ लिखिए। दूसरा है विटामिन कुपोषण से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तीसरा है क्वाशियोरकोर रोग क्या है? ये किसकी कमी से होता है? लक्षण और उपचार लिखिए। खाद्य पदार्थों में मिलावट पे एक लेख लिखिए। दूषित जल के दुष्प्रभाव लिखिए। तो दोस्तों आज अपना लेसन समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, लेसन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आगे हम फिर साइंस 10th साइंस का दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। धन्यवाद।